26 अक्टूबर 2025 रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है जो आपने अभी देखा। पुतिन ने दुनिया को घोषणा की, हमने बुरवेसनिक का सफल परीक्षण किया है। यह एक अनोखा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए अजेय है। संख्या हैरान कर देने वाली है। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, 15 घंटे हवा में रहा। यह है बुरवेसनिक, एक प्रायोगिक क्रूज मिसाइल जिसे नाटो स्काईफॉल कहता है। इसमें एक न्यूक्लियर इंजन है और इसकी रेंज असीमित है और रूसियों के अनुसार यह किसी भी रक्षा प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। इस लॉन्च के दौरान पुतिन दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देना चाहते थे, रूस से पंगा मत लो, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें तुम रोक नहीं सकते। लेकिन इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद मॉस्को में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसे पुतिन नहीं चाहते थे कि आप देखें, कुछ ऐसा जिससे रूस घबरा गया। उससे पहले कि हम वहां पहुंचें, आपको जानना होगा कि पुतिन ने इस अजेय मिसाइल के बारे में क्या नहीं बताया, क्योंकि बुरवेसनिक की कहानी 2025 में शुरू नहीं होती, यह 2016 में शुरू होती है और यह असफलताओं की कहानी है। 2016 से रूस ने इस मिसाइल का 13 बार परीक्षण करने की कोशिश की, 13 कोशिशें, और जानते हैं कितनी सफल हुई? सिर्फ 2, और वो दोनों भी पूरी तरह से सफल नहीं थीं। शुरुआती परीक्षण बहुत खराब रहे। परमाणु इंजन बस चालू ही नहीं हुआ। एक परीक्षण सिर्फ 7 सेकंड चला, दूसरा 15 सेकंड, और फिर सन्नाटा। इंजन असली में चालू होने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन सबसे बुरा तो अभी आना बाकी था। अगस्त 2019 सफेद सागर न्योनोक्सा के पास एक विस्फोट, 5 रूसी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, इलाके में रेडिएशन पाया गया। हादसा इतना गंभीर था कि पश्चिमी विश्लेषकों ने बुरवेसनिक को उड़ता हुआ चेरनोबिल कहना शुरू कर दिया। एक ऐसा मिसाइल जो इतना खतरनाक है कि उसे विकसित करने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक खुद मारे जाते हैं। इस हादसे के बाद कई विशेषज्ञों ने माना कि रूस ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत महंगा था और काम नहीं करता था। फिर अचानक अक्टूबर 2025 में पुतिन सामने आते हैं और कहते हैं कि मिसाइल 15 घंटे तक उड़ी। लेकिन क्या वाकई में वो उड़ी थी? और यहीं पर हम समस्या पर पहुंचते हैं। जब आप एक न्यूक्लियर इंजन चालू करते हैं तो वह हवा में रेडियोधर्मी कण छोड़ता है, इसके निशान रह जाते हैं, इसे छुपाना नामुमकिन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया भर में ऐसे सेंसर हैं जो रेडिएशन के सबसे छोटे निशान भी पकड़ लेते हैं। अगर बुरवेसनिक सच में 15 घंटे तक न्यूक्लियर इंजन के साथ उड़ा होता तो अमेरिकियों ने जरूर पता लगा लिया होता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। कोई अलर्ट नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सिर्फ रूस का वीडियो और पुतिन के शब्द। और भी है। पुतिन जिस तकनीक को अनोखी बताते हैं, अमेरिका ने 50 के दशक में इसका परीक्षण किया था। इस प्रोजेक्ट का नाम प्लूटो था। विचार बिल्कुल वही था, एक परमाणु इंजन वाला मिसाइल जिसकी रेंज असीमित हो। जानते हो, अमेरिकियों ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसका कारण काफी स्पष्ट था, यह बहुत खतरनाक था, रेडियोधर्मी प्रदूषण, हादसों का खतरा, और आखिरकार यह उन बैलिस्टिक मिसाइलों से बेहतर भी नहीं था जो उनके पास पहले से थीं। यह 70 साल पहले की बात है। दूसरे शब्दों में जो आप देख रहे हैं वह है पुतिन एक ऐसी तकनीक को क्रांतिकारी बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1960 से ही जहरीला कचरा मान लिया था। लेकिन पुतिन को यह घोषणा करनी थी, उन्हें ताकत दिखानी थी, क्योंकि रूस बुरी तरह से परेशान है। आर्थिक प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। घोषणा के बाद तुरंत क्या हुआ, देखें। रूसी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राजनयिक भेजा, धमकी देने के लिए नहीं बल्कि अमेरिकियों से प्रतिबंध हटाने की गुजारिश करने के लिए। बिल्कुल सही, अजेय हथियार की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद रूस अमेरिका से आर्थिक दबाव कम करने की गुहार लगा रहा है। अगर आपके पास इतना शक्तिशाली हथियार है तो आप एहसान क्यों मांग रहे हैं?
और ठीक इसी समय यूक्रेन ने जवाब देने का फैसला किया, शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई से। पुतिन की घोषणा वाली उसी रात यूक्रेनी ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर पार कर गए। मंजिल मॉस्को। यूक्रेन की प्रतिक्रिया तुरंत और जबरदस्त थी। ड्रोन रूसी वायु रक्षा की सभी परतों को पार कर गए। मिसाइल सिस्टम जिनकी कीमत करोड़ों डॉलर है, अत्याधुनिक रडार, पूरी की पूरी बटालियनें जो राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और जानते हैं क्या हुआ? ड्रोन निकल गए। सिर्फ एक ड्रोन नहीं था, दो भी नहीं थे, यह एक समन्वित हमला था। जब रूसी रक्षा प्रणाली ड्रोन को गिराने की कोशिश कर रही थी, तब कुछ अजीब हुआ। सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्टें हैं कि मॉस्को में तैनात एक रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने शायद निशाना चूक दिया और एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया। हमारे पास दिखाने के लिए वीडियो भी है, लेकिन उसमें ज्यादा साफ नहीं दिखता। आप खुद देखिए और अपनी राय बनाइए। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन चूके नहीं, उन्होंने बिल्कुल वही निशाना साधा जो वे चाहते थे। मॉस्को के बाहरी इलाके में स्थित सेरपुखोव का ईंधन भंडार, जो एक बहुत ही रणनीतिक लक्ष्य है। तस्वीरें सब कुछ दिखाती हैं, आग, धमाके, एक पूरा भंडार जल रहा है। और उस क्षेत्र के मेयर, उन्होंने कहा कि रूस ने सभी ड्रोन गिरा दिए। आग गिराए गए ड्रोन के मलबे से लगी थी। हाँ, आपने सही सुना, मलबा। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। अगर ड्रोन का मलबा इतना बड़ा विनाश कर सकता है, तो सोचिए एक पूरा ड्रोन क्या कर सकता है। यह रूसी आधिकारिक कहानी है। सच कहूं तो यह मजाक जैसा है, लेकिन रुकिए, यह और भी दिलचस्प या बुरा हो सकता है। यह आपके नजरिए पर है, क्योंकि यह कोई अकेला हमला नहीं था। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने पूरे रूस में रिफाइनरियों और ईंधन डिपो पर हमले किए हैं, और खुद रूसी अधिकारियों के अनुसार 40% रूसी रिफाइनरियां पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 40%। ये सब इन ड्रोन के मलबे की वजह से हुआ है। और ऐसा करने के लिए यूक्रेन ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी कीमत 10,000 से 50,000 डॉलर के बीच है। इस बीच एक अकेला रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल $1 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत का हो सकता है। इस गणित के बारे में सोचिए। रूस लाखों खर्च कर रहा है हजारों के ड्रोन गिराने की कोशिश में, और फिर भी ड्रोन निकल जाते हैं। यह एक विषमता की लड़ाई है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है जब आप देखते हैं कि रूस ने अपनी रक्षा कहां लगाई है। क्योंकि पुतिन ने एक चुनाव किया। उसने रूस की लगभग सभी सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां एक ही जगह पर केंद्रित कर दी हैं। मॉस्को, सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया विश्लेषण इसे साफ तौर पर दिखाते हैं। S-400 सिस्टम, S-300 सिस्टम, पैंटसिर, ये सभी राजधानी के चारों ओर एक के बाद एक घेरे बनाते हुए तैनात हैं। यह एक किले की तरह है। मॉस्को कई परतों वाली वायु रक्षा से सुरक्षित है। अब बाकी रूस को देखिए, वहां लगभग कुछ भी नहीं है। मॉस्को में 13 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन मॉस्को के बाहर 132 मिलियन रूसी रहते हैं, और पुतिन ने उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया है। क्रेमलिन की सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं, उसकी रक्षा के लिए। यही वजह है कि रिफाइनरियां और ईंधन डिपो लगभग हर दिन हमले का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। पुतिन को अपने और अपने देश के बीच चुनना था, और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने खुद को चुना। मॉस्को में कड़ी सुरक्षा के बावजूद पुतिन खुद को अब भी सुरक्षित नहीं मानते। ड्रोन हमले के दौरान कैमरों ने एक अविश्वसनीय दृश्य कैद किया। रूसी सैनिक क्रेमलिन के बाहर ट्रकों पर मशीन गनों के साथ तैनात थे, ड्रोन का इंतजार कर रहे थे। सही है, पुतिन के पास मॉस्को के आसपास अरबों डॉलर के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं, फिर भी वे सड़कों पर सैनिकों को मशीन गनों के साथ तैनात करते हैं। या तो वह अपनी खुद की सुरक्षा पर भरोसा नहीं करते, या फिर पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। सबसे ज्यादा संभावना है कि दोनों ही बातें सही हैं। क्या आप जानते हैं इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा क्या है?
रूसी वायुसेना बस भाग गई। हाँ, भाग गई। जब ड्रोन अलर्ट शुरू हुए तो मॉस्को के आसपास के सैन्य हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह सामान्य है, पर जो असामान्य है वह इसके बाद हुआ। रूसी वायुसेना ने अपने सबसे कीमती जेट्स जैसे कि सू-30, सू-34, सू-30, सू-35, मिग-29, TU-160, TU-95 इन रणनीतिक विमानों को निकाल लिया, जिनकी कीमत प्रत्येक दर्जनों मिलियन डॉलर है। सभी ने उड़ान भरी और दूर दराज के ठिकानों पर चले गए। वे अपनी ही राजधानी से भाग गए। कारण? उन्हें पता है पहले क्या हुआ था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब याद है? एक ही सुबह में यूक्रेन ने 7 अरब डॉलर के रूसी विमानों को नष्ट कर दिया। 7 अरब डॉलर। एक सुबह रूसी जनरलों ने सबक सीखा। उन्हें मॉस्को की सुरक्षा पर भरोसा नहीं था, वरना वे विमान वहीं छोड़ देते, लेकिन वे भाग गए। सोचिए, ये कितनी विडंबना है कि मॉस्को के पास रूस की सबसे मजबूत वायु रक्षा प्रणाली है। पुतिन ने अभी अभी एक अजेय हथियार की घोषणा की है, और फिर भी खुद रूसी वायुसेना इतनी भरोसा नहीं करती कि ड्रोन हमले के दौरान अपने विमान राजधानी में ही रख सके। ये हमें बहुत कुछ बताता है। सोचिए, रूस दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है, और पुतिन को यह बात पता है। इसीलिए वह बार बार वही कहानी और झूठ दोहराता है जो सालों से बोलता आ रहा है। नाटो की कहानी, टूटे हुए वादे की कहानी आपने जरूर सुनी होगी, है ना? दूसरी बातों थी हिस्सा। पुतिन कहते हैं कि पश्चिमी देशों ने वादा किया था कि सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, और यह वादा तोड़ दिया गया। और इसी वजह से रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही उनकी आधिकारिक दलील है। लेकिन इसमें एक समस्या है, क्योंकि ये कहानी पहले ही झूठी साबित हो चुकी है। चलिए तथ्यों पर नजर डालते हैं। सन 1990 में जब जर्मनी के पुनः एकीकरण पर बातचीत हो रही थी, तब नाटो के बारे में भी चर्चा हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने गोर्बाचेव से कहा था कि नाटो 1 इंच भी पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा। लेकिन संदर्भ मायने रखता है। यह बातचीत खास तौर पर पूर्वी जर्मनी के बारे में थी कि एकीकरण के बाद नाटो की सेनाएं पुराने कम्युनिस्ट जर्मनी के इलाके में नहीं तैनात की जाएंगी, और यह वादा निभाया गया। आज तक दशकों बाद भी पूर्वी जर्मनी में नाटो के स्थायी ठिकाने नहीं हैं, लेकिन कभी भी पूर्वी यूरोप के अन्य देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, बाल्टिक देशों के बारे में कोई चर्चा या वादा नहीं किया गया था। 1990 की वार्ताओं में इनमें से कोई भी उल्लेखित नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय ये देश अभी भी वार्सो संधि का हिस्सा थे। कोई भी नाटो के विस्तार के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि वार्सो संधि अभी भी मौजूद थी। और जानते हैं किसने इसकी पुष्टि की? खुद गोर्बाचेव ने। सालों बाद इंटरव्यू में गोर्बाचेव से इस कथित वादे के बारे में सीधे पूछा गया, और उन्होंने कहा, उस समय नाटो के विस्तार का विषय चर्चा में नहीं आया था। यह मुद्दा उठाया ही नहीं गया था। गोर्बाचेव, जो उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, वही व्यक्ति जो उन वार्ताओं में शामिल थे, वह कहते हैं कि कोई वादा नहीं हुआ था। पुतिन जानते हैं, फिर भी बार बार यही झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह काम करता है। अगर आप किसी झूठ को काफी समय तक जोर से दोहराते रहते हैं, तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, और वह झूठ एक मकसद पूरा करता है। यह पुतिन को एक स्थायी बहाना देती है, एक हमेशा रहने वाला औचित्य देती है, पड़ोसियों पर हमला करने के लिए, पश्चिम को नकारने के लिए, खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए। लेकिन यहाँ असली सवाल है जिसका पुतिन कभी जवाब नहीं देते। अगर रूस इतना ताकतवर, इतना न्यायपूर्ण, इतना अच्छा है, तो सारे पड़ोसी देश नाटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं? पोलैंड क्यों दौड़कर शामिल हुआ? बाल्टिक देश क्यों कतार में लग गए? फिनलैंड और स्वीडन, जो दशकों तक तटस्थ रहे, उन्होंने अचानक यूक्रेन पर हमले के बाद नाटो में शामिल होने का फैसला क्यों किया? शायद, सिर्फ शायद, समस्या नाटो नहीं है, शायद समस्या रूस है। लेकिन पुतिन यह सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें जवाब पता है।
और अब इन सब के बाद क्या आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं? पुतिन एक अजेय हथियार की घोषणा करते हैं जो शायद काम भी नहीं करता, ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 50 के दशक में छोड़ दिया था। राजनयिकों को प्रतिबंधों से राहत मांगने भेजता है, पूरी रक्षा व्यवस्था मॉस्को में केंद्रित कर देता है जिससे बाकी देश असुरक्षित रहता है। और फिर भी $10,000 के यूक्रेनी ड्रोन 500 मिलियन की रक्षा प्रणाली को पार कर जाते हैं और रणनीतिक ठिकानों को जला देते हैं। रूसी वायु सेना खुद राजधानी से भाग जाती है। और इन सबको सही ठहराने के लिए पुतिन नाटो के बारे में एक झूठ दोहराते हैं जिसे खुद गोर्बाचेव ने गलत बताया था। यही है पुतिन की रूस। दूर से यह ताकतवर दिखती है पर पास जाकर दरारें नजर आती हैं। यूक्रेन ने इसे समझ लिया है और वह दुनिया को दिखा रहा है। पुतिन चाहते हैं कि आप माने कि रूस एक महाशक्ति है, लेकिन महाशक्तियां अपनी ही राजधानी से नहीं भागती। उन्हें अपने नेता की सुरक्षा के लिए ट्रकों पर मशीन गन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे 60 साल पुरानी तकनीक के बारे में झूठ नहीं बोलते और अजेय हथियार की घोषणा करने के तुरंत बाद प्रतिबंधों से राहत की भीख नहीं मांगते। यूक्रेन सिर्फ रूस से नहीं लड़ रहा है, वह उसके झूठ का भी पर्दाफाश कर रहा है। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें लगता है बुरेवेस्निक मिसाइल सच में काम कर रही थी या सिर्फ प्रचार था? अपनी राय नीचे कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आया हो तो उसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे सच में समझना है कि इस जंग में असल में क्या हो रहा है। ऐसी और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।